सजा दे माई, वो सजा दे माई, अबीरा लगता वो सजा दे, सजा दे। अवधी लोकगीत आप लोगन के सुनावत है। अवधी के मतलब अयोध्या, अयोध्या संबंधित गीत बा। इस गीत के बाद तमाम वक्तागण बैठे हुए हैं। आप लोग के बीच में आपके अपने बातों को रखेंगे, आप लोग सुनेंगे। कहना बा कैसे मास्टर? सुंदर संकेत अपने जमाने में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावत रहलन। और कैसे गावत रहलन मास्टर? कि तर नरियरवा कपारी, अरे तर नरियरवा कपारी, से तो समझ जाओ, लेकिन उन्होंने कोई इशारा नहीं किया, केवल एक का घुसुक घुसुक। वो समझ नहीं पाया। कहा कि तू तो भारत की सारी भाषाएं जानते हो और एक शब्द में बोल दिया, ये तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, क्या जानते हो तुम? और हाथ जोड़ लिया। कहा कि भाई भारत ऐसा देश है जहाँ विश्व की सारी भाषाएं बोली जाती हैं, वहां मैं नतमस्तक। तो आज लोकोत्सव और रंगशाला के माध्यम से इन भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। लेकिन यही मैं कहूँगा, संयोजक जो गुप्ता जी हैं, कि ये छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें नहीं है। क्या बताएंगे आप उनको? क्या बताएंगे आप उनको? संस्कृत क्या बताएंगे आप? ब्रजभाषा क्या बताएंगे? अंग्रेजी, अंग्रेजी भी नहीं समझ सकते, भले वो अंग्रेजी मीडियम का विद्यालय हो। एक दिन ले गए थे, हमको कहे सर जरा क्लास इंग्लिश मीडियम का था, कुछ बता दीजिए। बहुत रेपुटेड जगह पर मैं गया था और जब मैं कुछ क्वेश्चन किया बच्चों को जानने के लिए कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, तो मुझे लगा कि हमारे गनियारी और उनके स्टैंडर्ड में देयर वाज नो डिफरेंस। लेकिन पढ़ाइए बच्चों को, अध्यापक क्योंकि पूरा जीवन हमारा व्यतीत हुआ है यही। पढ़ा भी गनियारी कॉलेज से और पूरा जीवन 10 साल पहले तक मेरा गनियारी में ही बीता। इस क्षेत्र के तमाम, अभी जैसे देख लो, राजेंद्र गुप्ता हैं, ये चंद्रपाल राव हैं, ये लोग बूढ़े हो रहे हैं। इनके पहले का कि पता नहीं कितनी पीढ़ी रिटायर हुई, कुछ लोग हैं, कुछ हैं भी नहीं। तो पूरा ये क्षेत्र जवार गनियारी में ही पढ़ता था, उसके अलावा कोई विद्यालय नहीं था, कोई विद्यालय नहीं था। हमको लगता है बराव का भी जन्म 64 के बाद ही हुआ है या 67 के बाद हुआ है। केवल गोला जूनियर हाई स्कूल था, महन जूनियर हाई स्कूल था, गनियारी बीच में, नहीं तो रुद्रपुर और बरहट। रुद्रपुर में भी केवल 87 था, बरहट में केवल किंग जॉर्ज था, एसके नहीं था, डीएन नहीं था, लेकिन गनियारी विद्यालय था।
सोच लीजिए कितना पुराना विद्यालय, पूरे कसारांचल के लोग, ददरी के, सिमरा के और उधर के लोग यहाँ आके पढ़ते थे। बदिला नहीं, बदिला नहीं, ठीक उस पार मैंने महेंद्र नदी पार करेंगे, पवरिया। पवरिया के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह थे, उस समय संस्कृत के हेड थे। वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष थे। और नाम सुने होंगे आप लोग, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, उस समय हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। कार्यक्रम चल रहा था, उन्होंने कह दिया कि संस्कृत मृतप्राय हो गई। डॉक्टर ललन सिंह खड़े हो गए और कहे, तिवारी तुम अपना कार्यक्रम करो, मैं इसमें नहीं बैठ सकता। जब संस्कृत मर गई है तो तुम्हारी हिंदी जैसी नित्य नई नवेली बेटी को नए अलंकार से कौन अलंकृत करेगा, आप मुझे बता दो। फिर हम मान लेते हैं कि संस्कृत मृतप्राय हो गई है। उनको समझ में आया डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जैसे विद्वान को कि मैं गलत बोल गया। वो मन से कूदे और जाकर के डॉक्टर ललन सिंह का पैर पकड़ लिए और कहे, आचार्य जी नाराज मत होइए, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए। यह है जितनी भाषाओं में लिखा गया कुछ भी बोल लीजिए आप। रामायण से अलग कोई चीज है, महाभारत से अलग कोई चीज है, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग में तो सभी का मेल जोल है। तो भाषाएं जितनी हैं, हमारे यहाँ भाषा विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, और इस तरह से 1649 भाषाएं बोली जाती हैं पूरे देश में। अभी अपने देश में 1649 भाषाएं बोली जाती हैं। जहां जाइए थोड़ा सा अंतर हो जाए, जो कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, वाणी में अंतर आ जाएगा। कहीं नू लगाएंगे, कहीं रे लगाएंगे, कहीं ते लगाएंगे, अंतर होता जाएगा। अवधी ऐसी भाषा है जो अयोध्या के कुछ उधर और बस्ती साइड तक, गोरखपुर के नजदीक तक अवधी भाषा बोली जाती है। चले जाइए मथुरा वृंदावन, उधर ब्रज भाषा बोली जाती है। लेकिन आप सब समझ जाएंगे भोजपुरी इतनी उस्ताद भाषा है ना कि वो भोजपुरी जानने वाला सबको समझ लेता है। ये चंद्रपाल राव बैठे, इनके परदादा बाबू कुंज बिहारी राव जी थे। लोग अंग्रेजी में बोलते थे, संस्कृत में बोलते थे, और उसे पूछा जाता था कि क्या बोल रहे थे। वो कुछ नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे, केवल अपना नाम लिखना जानते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। वो सब बता देते थे कि क्या वो बोल रहे थे। लोग पूछते थे, कैसे आप तो पढ़े लिखे नहीं है, कैसे जान गए? क्या इनके चेहरे और भाव भंगिमा से मैं जान गया कि यही बोल रहे हैं। तो ये भोजपुरी वाले इतने उस्ताद होते हैं कि सबकी भाव भंगिमा से, सबके मुख मुद्रा से वो जान जाते हैं कि बोल क्या रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर याद दिया है, रंगशाला और लोकोत्सव उसका ह्रास होता जा रहा है, क्षरण होता जा रहा है। हर गांव में धुबियऊ, चमरऊ, कहरऊ, वो जो विधाएं थी लोकगीत की, लोकोत्सव की, कहीं देखने को मिल रही है। सिनेमा की गीत जिसका कोई अर्थ नहीं होता, मैं कभी नहीं सुनता हूं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन वो जो गाते हैं कभी कभी जितना कारुणिक होता है कि करुणा से आप भर जाएंगे, आंखों में आंसू उछल जाएगा। लेकिन वो चीजें लुप्त होती जा रही हैं। बिरहा नहीं है, नहीं तो जब वो टेरते थे कान में उंगली लगा के, तो राह चलते हुए लोग भी वहां चले आते थे कि बिरहा हो रहा है, कव्वाली हो रही है। लेकिन धीरे धीरे लोकोत्सव में भाग लेने वाली इन भाषाओं का क्षरण होता जा रहा है। हम
भारत सरकार को, अपनी सरकार को इसके लिए तो जरूर साधुवाद देना चाहेंगे कि इन एनजीओज के माध्यम से इन लोकोत्सवों को, इन भाषाओं को अग्रसित करने के लिए, इनका प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए प्रयास चल रहा है। एक बार मैं दक्षिण भारत में गया था, चेन्नई में हम लोगों को पूछना था तो वहाँ लोग कहते हैं सब अंग्रेजी जानते हैं, वो अंग्रेजी नहीं जानते, या तो उड़िया गुड़िया जो वो जानते हैं और नहीं तो टूटी फूटी अंग्रेजी जानते हैं कि वन होटल, वन रिक्शा, इतना बोलना जानते हैं। तो आपको जरूरत है तो आपका देंगे यस आई वांट रिक्शा, व्हाट इज फेयर, फेयर जानते हैं सब क्या है, होटल तो नाम गिना देंगे सब, इतने इतने होटल है, एटलीस्ट ये वो उनकी रोज की मांग होगी, डिमांड होगी। जब आने के दिन हम लोग आए स्टेशन पर और इधर की ट्रेन के आने का जब समय हुआ और जब भोजपुरी वाले जुटे का और दौड़ना शुरू किया झोरी झंडा लेकर के, कैसे क्लास पास करोगे तुम लोग? तो खाली खेल रहे हो, घर जाओगे तो वो क्या है, मोबाइल पर खेल खेलोगे, मोबाइल पर चित्र देखोगे, पूरा जीवन बर्बाद करोगे। 4 अक्षर लिखा उन्होंने, अप्रशिक। पूछा कि चंद्रपाल राव जी बताइए इसका क्या अर्थ होता है? फिर कहते हैं भाई ये 4 अक्षर हम जानते हैं, इसका अर्थ हम नहीं जानते क्या होता है। फिर आगे चला तो राजेंद्र मिल गए, इनसे पूछा कि जरा इसको पढ़िएगा कि कहे लिखा है अप्रशिक, क्या क्या अर्थ होता है इसका, क्या इसका अर्थ हम नहीं जानते। तो कहा जो जो पढ़े लिखे विद्वान मिल रहे हैं और जो उसका अर्थ नहीं बता पा रहे हैं तब कौन बताएगा, उसके घर वाले क्या जानते इसका क्या अर्थ हुआ। चलो गया घर, बड़ा भगत हुआ क्योंकि पैसा लेकर गया था, मोटरी ले गया था। जब पानी उनी पी करके निश्चिंत हुआ तब तक पंडित जी के घर की उनकी माँ और उनकी बहू पत्नी को मालूम हुआ कि वो तो आ गया है लेकिन पंडित जी नहीं आए। क्यों? दौड़ के लोग आए, अरे भाई तुम चले आए और पंडित जी? कहा पंडित जी अभी उधर ही है, वो पैसे के लोभ में अभी आएंगे नहीं, जल्दी बहुत समय लगेगा उनके आने। तो कहा कुछ कहे हैं नहीं, एक चिट्ठी दी है, ये चिट्ठी लो। अब वो पूरे गांव से पढ़वा लिया चिट्ठी, पूरे गांव के लोग पढ़ लिए, लेकिन क्या उसका अर्थ हुआ कोई नहीं बता पाया। उसके बाद वो सोचा कि अब यहाँ काम नहीं चलेगा, चलो राज दरबार में। वहाँ एक से एक विद्वान, उनके मंत्री और तमाम लोग रहते हैं, हो सकता है कोई अर्थ बता दे। राजा पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, उनके मंत्री लोग पढ़े, कुछ समझ में नहीं आया। तो राजा ने कहा कि इतने दिन से तुम लोगों को खिला रहा हूं, इतने दिन से इतना अधिक वेतन दे रहा हूं, और एक पत्र का जवाब तुम लोग नहीं बता, अर्थ नहीं बता पाते, क्या हुआ? 1 महीने का समय दे रहा हूं, अगर 1 महीने में इस पत्र का संदर्भ नहीं बता दिए, अर्थ नहीं बता दिए, तो सबको फांसी पर लटका दूंगा। सब लोग डर गए, लेकिन 1 महीने का समय दिए थे वो। सब लोग चले गए अपने अपने घर। एक पंडित जी सोचे कि या तो अर्थ बताऊंगा और नहीं तो जंगल में जान दे के चला आऊंगा। वो जंगल में चले गए, वहां 2 पक्षी थे। जो मादा पक्षी थी वो गर्भवती थी और मांस खाने की उसकी इच्छा कर रही थी। उसने नर से बोला कि महाराज हमें तो मांस खाने की तबीयत कर रही है। कहा क्या परेशान हो रही हो, कुछ दिन बीतने दो, एक से एक विद्वान मरेंगे, फांसी पर लटकेंगे, उनका